आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐलान किया है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिमला जिला में ही किसी विधानसभा क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐलान कर दिया है कि यूका अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिमला जिला में ही किसी विधानसभा क्षेत्र से विक्रमादित्य को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अपने प्रवास के दौरान सीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मशाला में ही होगी। सीएम ने कहा है कि केंद्र ने भी धर्मशाला में सीयू को बनाने की अनुमति दी है। वहीं रक्कड़ गांव में हेलीपैड के उद्घाटन पर सीएम ने कहा कि हेलीपैड बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नोटबंदी के कदम को साहसिक बता चुके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि फैसले को अगर समझदारी से लिया गया होता तो जनता को दिक्कत नहीं आती। वहीं सीएम के बयान के बाद खुद विक्रमादित्य सिंह ने भी राजधानी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। नोटबंदी के बाद ऐसा कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि बाजार में लिक्विडिटी ना होने के चलते व्यापार पर विपरीत असर पड़ा है। हमने भी जानने की कोशिश की हमीरपुर के व्यापारियों से कि उनके व्यापार पर नोटबंदी के बाद कितना असर पड़ा है। आइए देखते हैं हमीरपुर के व्यापारियों का क्या कहना है इस सवाल पर। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं हमीरपुर के व्यापारियों से कि व्यापार पर नोटबंदी का कितना असर पड़ा है और फिर देखते हैं कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है कि नोटबंदी के बाद व्यापार पर कितना असर पड़ा है, खासकर छोटे शहर हमीरपुर के व्यापार पर या हिमाचल के व्यापार पर कहें तो। क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो है स्टैम्प पेपर्स का, इसमें 20 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होता है, 10 रुपीज़ का होता है और फोटो कॉपी का भी होता है, 2 रुपये की तो फोटो कॉपी होती है। तो सिर्फ 2000 के नोट हैं, 500 के आ नहीं रहे हैं। तो क्या आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है 9 तारीख के बाद? 9 तारीख से बाद हमारे बिजनेस में सर ये 25% ही रह गया है 100% से। हाँ जी। जो लोग आ रहे हैं वो उनको चेंज कैसे दे रहे हैं? उनके पास चेंज, हमारे पास चेंज है ही नहीं, छोटे नोट है ही नहीं। 2000 का लेके आ रहे हैं, हम 1900 कहाँ से देंगे? तो हमारे बिजनेस में बहुत कमी आई है। कितना परसेंट बताया आपने? 100 में से 25 रह गया। मैं वही बता रहा हूँ, पहले यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिलती थी पर अब उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या चाहते हैं, मैं अगर एज अ स्टेप अगर ये देखा जाए जो गवर्नमेंट ने किया तो उसको किस नज़र से देखते हैं आप? वैसे ठीक भी है ये, लेकिन अगर 2000 की बजाय ये छोटा नोट आ जाता ना 500 का, तब तो और भी अच्छा था। पहले 500 का आ जाता, बाद में 2000 का निकालते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो लगभग कोई 70% के आसपास फर्क पड़ा हुआ है। क्या कारण है? उसका यही है, लिक्विडिटी कम है मार्केट में। जब पैसे का फ्लो नहीं रहेगा तो बंदा कोई आएगा नहीं। मेजर तो ये है कि जब से पहले वो अपने खाने पीने के आइटम्स को ऊपर पैसा खर्च करेगा, जो भी उनके पास होगा, उसके बाद हमारे पास आएंगे, वो तो बात की बात है। तो लिक्विडिटी नहीं है आपने कहा। क्या मानते हैं आप, इस जो फैसला था इसको कैसे आप किस नज़र से देखते हैं? वैसे तो सही है, मुझे तो ठीक लगता है, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। नोटबंदी के बाद ब्लैक मार्केट में भी फर्क पड़ेगा। अब आने वाले समय में क्या प्रभाव रहता है वो तो बात की बात है। फिलहाल मार्केट स्लो है। और कोई सजेशन, मतलब आपके दिमाग में कुछ आता है? जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि बड़े नोट नहीं, छोटे नोट छापने चाहिए थे। हाँ, मैक्सिमम तो वैसे छोटे नोट 500, 1000, 2000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें खुले देने में प्रॉब्लम होती है। कस्टमर भी देता है, हम मना कर देते हैं कि अब हमारे पास भी लिक्विडिटी है नहीं, तो प्रॉब्लम आती है इस चीज़ से। इस वक्त हम एक केमिस्ट शॉप में हैं और दवाइयों की दुकान है। दवाइयों की दुकान में सरकार ने, जैसे कि आपको मालूम है, 24 तारीख तक एक्सटेंड की है डेट। या 500 और 1000 के नोट यहाँ चल सकते हैं।
लेकिन ये ले ज़रूर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी बाद में उन्हें एक्सचेंज कराने में दिक्कत पेश आ रही है। सर क्या क्या मार्केट कैसी है अभी इस हालात? मार्केट तो बहुत डाउन हो चुकी है क्योंकि लोगों के पास चेंज अमाउंट है नहीं। 500 और 1000 के पुराने नोट हैं जो अब लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। अगर हम उनसे ले रहे हैं तो आगे हमें प्रॉब्लम हो रही है, बैंक में जाके लाइन में लग के जमा करवाने पड़ रहे हैं और वहाँ भी हमें चेंज नहीं मिल पा रही है। इसलिए अब हम भी थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे हटा रहे हैं कि पेशेंट को या तो क्रेडिट पे दवाई दी जा रही है, क्योंकि दवाई बड़ी ज़रूरी आइटम है, इसलिए उसको मना भी नहीं किया जाता है। तो अगर पैसे नहीं है तो भैया तो बाद में दे जाना, लेकिन 2000 का नोट कहीं से लेके आ रहा है तो हमारे पास उसको चेंज देने के लिए अमाउंट ही नहीं है। तो एक तो बिजनेस पे इस चीज़ का बड़ा इफेक्ट पड़ गया है, दूसरा लोगों के पास कुछ थोड़ा मेरे को लगता है कि पैनिक भी हो गया हुआ है। लोग मतलब एकदम से ही हो गया कि पता नहीं ये है। हालांकि गवर्नमेंट ने 30 दिसंबर तक टाइम दिया हुआ है, तो लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी इसमें, ताकि लोग आराम से अपनी खरीदारी भी कर सकते हैं। और जैसे कि पता ही है कि केमिस्ट हुए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुआ, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें 1000-500 के पुराने नोट जो अभी एक्सेप्ट तो किए जा रहे हैं और 24 तारीख तक उनकी डेडलाइन दी है, तो अब तब तक हम ले ही रहे हैं। तो ये सर का कहना था कि ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो लोग पैनिक के बाद जो पैनिक क्रिएट हुआ है, उसके बाद जो लोग अपने घरों में सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नए नोट्स को या जो छोटे नोट है उनको जमा करना, जो जमा करने का जो सिस्टम शुरू हुआ है, गलत सिस्टम है। और इसीलिए वो स्याही वाला सिस्टम भी आ गया मार्केट में कि बैंकों में अब वो जो वोट के टाइम स्याही लगती थी वो लग रही है, ताकि एक बंदा ज़्यादा बार कैश को ट्रांसफ़र ना कराए। हालांकि इसमें मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि जो वोट वाली स्याही होती है उसको मिटने में 1 से 1.5 महीना तक लग जाता है कई बार, तो और हर हफ्ते उसको कैश को ट्रांसफ़र करने की लिमिट है, तो वो कैसे देखेंगे? ये चीज़ मेरे अभी तक समझ में खैर नहीं आई है। हो सकता है कुछ सिस्टम उन्होंने ईजाद किया हो इसके बारे में भी। वक्त आप देख सकते हैं हम लोग गांधी चौक, मेन चौक जो है हमीरपुर का, उस पर एक बहुत ही बड़े मोबाइल का शोरूम है और इसमें हमेशा जब भी मैं देखता था इसमें कस्टमर्स हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं काउंटर पूरा खाली है इस वक्त। और यहाँ भी मतलब जो नोटबंदी है उसका थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सर, जब से नोटबंदी हुई है कितना इफेक्ट पड़ा है बिजनेस पे? फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, रख लो आप 30% ही काम बचा है अभी तक। तो मैंने सुना इलेक्ट्रॉनिक जो ये मोबाइल की जो इन पे लोग अब बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एसेंशियल चीज़ों को सोच रहे हैं कि वही खरीदी जाए अभी जितने पैसे हैं उससे। अभी लोगों में थोड़ा डर भी है, र्यूमर्स फैली हैं, उनके बारे में भी लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। पर अब लोगों को र्यूमर के बारे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब देश आज़ाद हुआ तब भी हमें थोड़ा सा तंगी तो लोगों ने सही थी, तभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अभी जो मोदी ने डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर फ्लाईओवर भी बनाना हो तो हमें 1-2 साल तो तंगी सहनी पड़ेगी, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वो हमें भी जा हो सकता है 10-15 महीना लग जाए, तो गंदगी साफ करने के लिए थोड़ा सा तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो इस फैसले का तो हम बहुत बढ़िया फैसला लिया मोदी सरकार ने। आपको क्या लगता है कुछ जो इसको प्लानिंग को एग्जीक्यूशन के लेवल पे कुछ और चीज़ें की जा सकती थी जिससे थोड़ी कम, अगर छोटे नोट निकालते तो? हाँ, ये था जैसे कि 2000 में अगर किसी ने 200 रुपये की चीज़ लेनी हो तो छुट्टे देने में थोड़ा बहुत तंगी सहनी पड़ रही है। हाँ, 500 का नोट पहले आ जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो आज जैसा कि आप जानते हैं अभी शादियों का सीज़न चला है और ये देखिए ज्वेलरी का शोरूम है गांधी चौक पर, और इसमें भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं। लोग शादियों पे उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बड़े नोट तो चल ही नहीं रहे हैं। हमारे साथ ओनर हैं। सर, ये बताइए कि आपके बिजनेस पे, ज्वेलरी के बिजनेस पे नोटबंदी के बाद कितना इफेक्ट पड़ा है? बिजनेस तो है ही नहीं, कोई काम नहीं है, ना के बराबर काम है, कोई कस्टमर आ नहीं रहा है, मनी क्राइसिस है, किसी के पास पैसा ही नहीं है तो सामान कहाँ से लेंगे? तो आपके पास तो कार्ड स्वैपिंग की भी फैसिलिटी है? कार्ड स्वैपिंग वाले भी बहुत ही कम कस्टमर आ रहे हैं। अपनी जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं लोग, ज्वेलरी की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल। क्योंकि पैसा, लिक्विडिटी कम है मार्केट में, तो लोग सोचते हैं कि जो एसेंशियल चीज़ें खाने पीने की उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है, दैनिक रोज़मर्रा की चीज़। क्या लगता है कब तक उभर पाएगी मार्केट इस? अभी तो ऐसे लगता है कि कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे, ऐसे लग रहा है, तभी काम चल पाएगा। और शुरू में ये इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? फैसला तो ठीक है, लेकिन सरकार को पहले तैयारी करनी चाहिए थी प्रॉपर तरीके से।
जो पैसा है वो मार्केट में रखना चाहिए था, तभी काम चलना चाहिए था। अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत आ रही है, हर आदमी को दिक्कत है, परेशानी है। मैंने सुना कि शुरू में जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी पूरे देश से कि लोग शुरू में पहले 1-2 दिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे जल्दी कि कैसे ना अपने ब्लैक मनी को गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। आपको ऐसे कॉल्स आए थे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसे, ना ही हमने किया, ना ही हमारे यहाँ हुआ। नहीं, किसी का दबाव आया हो या कुछ? नहीं, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं था। तो ये मतलब फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ी तैयारी नहीं है बस। सभी लोग यही कह रहे हैं कि मतलब फैसले का तो सभी लोग स्वागत करें, सभी व्यापारी, लेकिन तैयारी के बारे में कि तैयारी जो थी वो उतनी थोड़ी और बेहतर होती तो जो पैनिक की स्थिति है मार्केट में और जो लिक्विडिटी कम हो गई है, पैसे का फ्लो कम हो गया है, वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। एक और हम ज्वेलरी के शोरूम में हैं इस वक्त, और ये कश्मीरी ज्वेलर्स का शोरूम है, कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स। जी हाँ, और यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती थी। ये पूरे जितने आपको ये बेंचेस लग रहे हैं सारे भरे हुए होते थे जब शादी का सीजन चल रहा होता, लेकिन आप देख सकते हैं गिनती के कस्टमर्स हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है यहाँ भी इफेक्ट ज़रूर पड़ा होगा। सर, कितना इफेक्ट पड़ा नोटबंदी के बाद बिजनेस पे? नोटबंदी के बाद तो काम रह गया कोई 10 और 15% के बीच में। मोदी जी की जो स्कीम है, ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। अगर करेंसी का खुले तौर पे प्रावधान किया होता तो शायद ये किसी भी कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आती, आम जनता तंग नहीं होती। स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको सही ढंग से लेवल पे आने के लिए कम से कम 4 और 5 महीने लग जाएंगे। और जो भी हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो कस्टमर या तो चेक दे रहे हैं या बाई कार्ड पेमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे जो कस्टमर को ये तो फ़ायदा हुआ कि घर से करेंसी लेके नहीं आ रहे हैं और यहाँ आके मज़े से चेक काट रहे हैं या कार्ड दे रहे हैं और मज़े से सामान ले जा रहे हैं। जो भी 10-12% जो काम हो रहा है, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने ये। लेकिन मोदी जी से एक गुजारिश है कि जल्द से जल्द छोटी करेंसी मार्केट में लाएं, ताकि आम पब्लिक जो है वो जलेबी में खा सके और सब्जी और वो भी ले पाए। हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि कस्टमर बाजार आ रहा है 2000 का नोट लेके, लेकिन ना तो ले रहा सब्जी वाला, ना ले रहा जलेबी वाला, ना कई बार हमारे को प्रॉब्लम आ रही है कि वो 200 रुपये का हमारे से कोई नोट भी ले लेता है, तो हमने 1800 रुपये काम कहाँ से वापस करेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को। लेकिन मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से वो जल्द से जल्द इसका प्रावधान करें। धन्यवाद। तो इस वक्त हम लोग गांधी चौक ही स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हैं। यहाँ टेलीविज़न भी हैं, कंप्यूटर्स भी मिलते हैं और बहुत सारा सामान मिलता है। और सर ये बताइए कि कितना इफ़ेक्ट पड़ा है नोटबंदी के बाद बिज़नेस पे, अगर आपके बिज़नेस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस की? सर देखिए, हमारे बिजनेस पे तो अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मोदी साहब का जो स्टेप है नोटबंदी का, ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसका हम अप्रिशिएट करते हैं, दिल से हम मानते हैं इस चीज़ को कि जो हमारा काम 2 दिन तक अगर बंद रहेगा तो उसका हमें नुकसान नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि हर काम नंबर 1 में होगा, सरकार को टैक्स जाएगा जो अच्छे कामों में लगेगा और जिसका हर आदमी को, हिंदुस्तान के हर इंसान को उसका फ़ायदा ही मिलेगा। आज कोई बात नहीं, 2 दिन की मुश्किल है, उसको सहन कीजिए, आगे मज़ा लीजिए। बिल्कुल, इनका कहना था 2 दिन की मुश्किल है और आगे मज़ा ही मज़ा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार पे इतना असर नहीं पड़ा है। मेरे ख्याल से इसका कारण क्या हो सकता है? ज़्यादातर लोग क्योंकि स्वैपिंग कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि आइटम्स की जो रेंज है बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे स्वैपिंग करवाते हैं और स्वैप से तो एक नंबर का ही काम है वो सारे का सारा, उसमें हमारी बिजनेस पे अभी तक कोई असर नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन वो हम सहन करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ये जो ब्लैक मनी है और लोग ब्लैक मनी रखते हैं वो नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम 2000 के नोट एक्सचेंज करके, 500 के नोट, 1000 के नोट एक्सचेंज करके सोच रहे हैं कि 2000 के नोट का हम ब्लैक मनी करेंगे। वो जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो इस वक्त 2000 का नोट आ रहा है वो करेंसी से काउंटिंग हो गया है, ठीक है। तो मोदी जी को इस वक्त मीन्स RBI को इस वक्त एक नोट की काउंटिंग है। बिल्कुल। कुछ लोग
आधार कार्ड लेके, पैन कार्ड लेके या कोई भी अपनी आइडेंटिटी लेके बार बार बैंकों में जाके एक्सचेंज करवा रहे हैं, और उनको ये पता नहीं है कि बाद में उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो देखा आपने, ज़्यादातर व्यापारियों का कहना था कि नोटबंदी का फैसला बहुत ही बढ़िया फैसला है, क्योंकि इसके बाद करप्शन पर, काले धन पर नकेल ज़रूर कसेगी। लेकिन वहीं उनका यह भी कहना था कि सरकार को कुछ और स्टेप्स उठाने की ज़रूरत थी, कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत थी, जिससे नोटबंदी का जो फैसला था उस लेवल पर, जिस लेवल पर बिजनेस को हिट कर रहा है, उस लेवल पर हिट नहीं करता। कई लोगों ने यह कहा कि अगर सरकार बड़े नोट की जगह छोटे नोट जारी कर दे तो ये समस्या हल हो सकती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स तो, दिक्कतें तो आज़ादी के समय भी आई थी, संघर्ष तो उस वक्त भी किया था। थोड़ा बहुत संघर्ष अगर हम लोग कर लें इस वक्त, तो आगे आने वाले समय के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमको मिली इस नोटबंदी के फैसले पर व्यापारी वर्ग की, हमीरपुर के व्यापारी वर्ग की। नागरिक सभा हमीरपुर के सहयोग से फोर्टिस अस्पताल द्वारा 20 नवंबर को दी मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को निःशुल्क जांच करेंगे और उन्हें साथ ही दवाइयां भी देंगे। यह जानकारी कैंप के आयोजक और नागरिक सभा हमीरपुर के संयोजक अनिल मनकोटिया ने हमीरपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। नागरिक सभा हमीरपुर के सहयोग से 20 नवंबर को दी मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का समय सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक का रहेगा। नागरिक सभा हमीरपुर के संयोजक अनिल मनकोटिया ने बताया कि नागरिक सभा का उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में जनता को जागरूक करना और उनकी मदद करना है। उन्होंने बताया कि कैंप में फ्री ईसीजी, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप व इको टीएमटी की जाएगी। उन्होंने लोगों से इस फ्री मेडिकल कैंप का फायदा उठाने का आग्रह किया है। हमीरपुर नागरिक सभा द्वारा हमीरपुर के अंदर आने वाली 20 तारीख को संडे वाले दिन जो है 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक हमीरपुर का जो जोनल हॉस्पिटल है उसके साथ द मैग्नेट पब्लिक स्कूल में जो है एक फ्री मेडिकल जांच कैंप जो है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली की तरफ से हम करवा रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हमीरपुर के एडजॉइनिंग जितने भी जो गाँव हैं वहाँ से जो भी इस कैंप का लाभ लेना चाहें उसमें हम लोगों को इसके लिए आमंत्रित करते हैं। और साथ साथ हमारा ये मानना है कि हालांकि सरकारें जो हैं वो स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी जो नीतियां हैं उनका हम लगातार विरोध करते हैं, लेकिन हम हमीरपुर नागरिक सभा की तरफ से हमारा एक प्रयास है कि लोगों को जो है हम कुछ सुविधाएं, कुछ मदद जो है हम प्रदान कर सकें। हालांकि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर जो है चिकित्सा जो है, शिक्षा जो है, ये सारी सुविधाएं जो है मुफ्त हैं। हालांकि इसमें जो क्यूबा जैसे देश जहाँ पर नियर अबाउट 150 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर की सुविधा जो है सरकार द्वारा दी जाती है, हमारा भी लगातार ये मांग रहती है कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो मुफ्त दी जाएं। मुफ्त नहीं तो कम जो है उसमें सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो लोगों को दी जाएं, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो आम आदमी है, उसको जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उनको जो है लाभ मिल सके। हमीरपुर के हाई स्कूल बनाल में बच्चों द्वारा 2 नाटक प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि इन नाटकों में बच्चों ने बहुत ही दमदार अभिनय प्रस्तुत किया है और इनमें से एक नाटक ने राज्य स्तर पर पहला स्थान भी हासिल किया है। उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान भी खुद इन बच्चों का नाटक देखने बनाल स्कूल पहुंचे और बच्चों के दमदार अभिनय की जमकर सराहना की। हमीरपुर के हाई स्कूल बनाल में छोटे छोटे बच्चों द्वारा 2 नाटक प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक नाटक एक थी गोपी, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आधारित था, तो वहीं दूसरा एक फौजी पर आधारित रणावत की रणभूमि। इन दोनों ही नाटकों में बच्चों का अभिनय काबिले तारीफ था। ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर के इंचार्ज प्रदीप कुमार ने जब इन नाटकों की जानकारी डीसी हमीरपुर मदन चौहान को दी, तो डीसी हमीरपुर ने भी नाटक देखने का मन बना लिया और प्ले देखने पहुंच गए बनाल स्कूल। मदन चौहान बच्चों के अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन दोनों ही नाटकों को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ही नाटकों को होली मेला सुजानपुर में बड़े मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।
मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि श्री प्रदीप जी जो यहाँ ऑल इंडिया रेडियो के इंचार्ज हैं, उनके सौजन्य से मैं आज हाई स्कूल बनाल में गया था, जहाँ पे बच्चों ने 2 प्ले किए। उसमें से एक प्ले जो है इंटर स्कूल कंपटीशन में प्रथम आया पूरे हिमाचल में, जिसका नाम था एक थी गोपी, जो कि विक्रमादित्य और बेताल की कथा पे आधारित कथा थी। पर जिस तरह से इसका उन्होंने चित्रण किया बच्चों ने, अमेजिंग, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल कलाकार इसको कर रहे हैं। दूसरा प्ले था रनावत की रणभूमि, जिसमें एक यूनिट दिखाया गया है। यूनिट में एक कैप्टन मंजीत है जो कि बहुत ही बहादुर सिपाही है, बहुत बहादुर ऑफिसर है। उसमें इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जिसमें दूसरी कंट्री जो है उस मंजीत का सिर काट के ले जाती है और उसके सिर से फुटबॉल खेला जाता है, बॉडी को म्यूटिलेट करके वापस भेजा जाता है भारत में। भारत में बड़ा विरोध होता है उसका। और उसके बाद जो मेजर रनावत है, जो कि इसका कैप्टन का बहुत अच्छा दोस्त है, कैप्टन मंजीत का, उसका खून खौलता है। वो अपने सीओ के पास जाता है और बोलता है कि मुझे आप परमिशन दीजिए। तो सीओ बोलता है कि नो, यू कैन नॉट गो बिकॉज दीज आर दी आर्मी डायरेक्शंस, दीज आर माय ऑर्डर्स, यू विल नॉट इंटरफियर। लेकिन वो मंजीत की जो आत्मा है वो इन सबको चोटती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, रनावत मेरे साथ ऐसा हुआ, तू क्या कर रहा है, तुम मस्ती कर रहे हो, है ना। फिर वो जो है, फिर देन ही डजंट वेट फॉर द आर्मी ऑर्डर्स, फिर वो जाता है एनिमी टेरिटरी में जाता है और 2 सोल्जर्स के वहाँ के हेड काट के वो वापस लाता है। देखिए, प्रशासन तो इसमें ये हेल्प कर रहा है कि जब मैंने ये प्ले देखा तो मुझे ये लगा कि इन बच्चों को जो है थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए, बड़े प्लेटफॉर्म पे इनको ये प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो मैंने अब उनको ऑफर दिया है कि जब होली उत्सव हमारा सुजानपुर में होगा तो वो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि बोथ दीज प्लेज आर प्लेड देयर और लोगों को इनके बारे में पता चले। दूसरा जो वो पहले वाला प्ले था उसमें मैसेज था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माँ की ममता को उसमें दर्शाया गया था कि माँ जो है कैसे, माँ क्या चीज़ है। उसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि वो लड़की जब जंगल में अपने पिता के साथ जा रही है अपनी माँ के गांव, क्योंकि उसकी माँ मायके में है, उसका देहांत हो चुका है, लड़की को बताया नहीं गया कि तेरी माँ का देहांत हो गया है। तो वो रास्ते में अपने मामा के घर जाती है, रास्ते में जंगल में उसको बहुत प्यास लगती है, बोलती है पिताजी मुझे बहुत प्यास लगी, आप जाइए मुझे पानी लाइए। पिताजी दर दर भटकते हैं, पानी कहीं मिलता नहीं है जंगल में, लेकिन उसकी माँ आती है, बोलती है बेटा तेरे को बहुत प्यास लगी है, ये पानी की बोतल ले और तू पानी पी। पानी पीती है तो कहती है मैं चलती हूँ, तुमने पीछे से अपने पापा के साथ आना। और जब ये लोग गाँव में पहुँचते हैं देखते हैं कि मदर तो शी इज डाइड, देयर इज नो मदर। सो कहने का मतलब ये कन्वे रहे थे कि माता जो है अभी मरी है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो बच्चे के प्रति वो सह नहीं पाई कि इसको इतनी प्यास लगी है, तो वो आत्मा जो है उसके लिए पानी लेके आती है। सो दे वांटेड टू शो के हाउ इंपॉर्टेंट ए लेडी एंड अ मदर इन पर्टिकुलर इज इन अ मैन्स और इन अ पर्सन्स लाइफ। तो दैट इज द डिपिक्शन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देयरफॉर प्रशासन की तरफ से मैं इंश्योर करूंगा कि वो प्ले जो है वो होली उत्सव में करवाए जाएं। मैं दयाल प्रसाद, पेशे से रंगकर्मी यानी कि एक्टर, और वैसे मैं ड्रामा में अब डायरेक्शन करता हूँ और थोड़ी बहुत फिल्में भी की हैं जिनमें मतलब 3 इडियट, बैंग बैंग, सनमरे वगैरह वगैरह प्रमुख हैं। फिल्मों के नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोग जो इंस्पायर्ड होते हैं फिल्मों से, तो इस समय जो भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे शायद मेरी बात को सुन पाए। तो अब मैं बात करता हूँ नाटक की। नाटक जो भी हमने यहाँ पे एक जिला हमीरपुर में एक छोटा भी नहीं कहूँगा, छोटू सा स्कूल है, बनाल करके है, जगह का नाम है, स्कूल का नाम भी बनाल स्कूल ही पड़ता है। तो वहाँ पर मैंने अभी जो है अंडर 14 और अंडर 16 के जो बच्चे हैं, बड़े गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके लिए 2 नाटक तैयार किए थे। एक नाटक का नाम रखा था मैंने ऐसी थी गोपी, और दूसरा नाटक था रनावत की रणभूमि। तो जो अंडर 14 है वो बहुत अप्रिशिएट तो खैर दोनों नाटक बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन जो अंडर 14 है उसको स्टेट लेवल पे फर्स्ट टाइम जो है प्राइज़ मिला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को। और मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब प्राइज़ मिलने के 2 घंटे के बाद मुझे पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में इससे पहले तक ड्रामा में कोई इस तरह का स्टेट लेवल का प्राइज़ नहीं आया था। आज से कोई 1.5 साल पहले मैंने यहाँ पर अपना नाटक का काम शुरू किया था, तब मेरे दिल में था कि कहीं ना कहीं हमीरपुर को, अपनी इस धरती को कुछ दे सकूँ।
तो वहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चंबा में हमारा हुआ था। और दूसरा नाटक जो हमने खेला है अभी, उसका नाम है रणावत की रणभूमि, जो कि एक मिलिट्री की पृष्ठभूमि पे है। जैसे मतलब अपना हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के ऊपर है, तो उसमें जो कुछ सैनिकों के सिर काट कर भेज दिए गए थे, उसके ऊपर वो नाटक तैयार किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और भविष्य में भी मेरी ये प्रपोजल्स हैं कि मैं हमीरपुर के लिए बहुत कुछ कर सकूं। मुझे बड़ी खुशी हुई उस नाटक को देख के कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल एमेच्योर लेवल भी नहीं कहूँगा कि जिनको नाटक का एन भी नहीं पता था, लेकिन दयाल प्रसाद जो कि मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि मैं हमीरपुर के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक मैं थिएटर को लेकर जाने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कोई 25-30 दिन का एक वर्कशॉप उस स्कूल में लगाई। वो बिल्कुल गाँव के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ जब उनको नाटक की ABC सिखाना शुरू की, तो मैंने पहले तो उसको कहा कि यार बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे फिर इसके काम पर विश्वास था, क्योंकि जो एक काम करता है बहुत मेहनत से करता है, तो काम निकल के बाहर आया। पहला नाटक जिसकी मैं बात करता हूँ कि रणावत की रणभूमि, तो जब मैंने देखा तो आप यकीन करें कि वो जब लड़कियों ने मिलिट्री की ड्रेस डालकर आर्मी मैन के रूप में जब वो रोल अदा किए, तो जब तक वो नाटक चलता रहा मेरे रोंगटे खड़े होते रहे और एक एक डायलॉग मुझे दिल पे हिट कर रहा था और सचमुच ऐसा लग रहा था कि मैं भी जाके रणभूमि में जाके अपना कहीं ना कहीं योगदान दूँ। मैं उन बच्चों से कह के आया हूँ कि वो किसी भी दिन आकाशवाणी हमीरपुर में आए तो वो दोनों नाटक मैं रेडियो पे करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा और उनको जगह जगह तक, जहाँ तक हमारी पहुँच पहुँचती है, जहाँ तक लोग हमें सुनते हैं, आकाशवाणी हमीरपुर को सुनते हैं, वो बच्चियों की कलाकारी को मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से होगा, आकाशवाणी की तरफ से होगा उन बच्चों के कलाकार को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू मिस्टर दयाल प्रसाद जिसने उन बच्चों के साथ काम किया और उन बच्चों को बहुत बहुत शाबाशी जिन्होंने इतने मेहनत से वो काम किया और उनके चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो कितने खुश थे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।